हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 11 की। टॉपिक होगा उत्प्रेरकीय गुण और चैप्टर है आप सभी को सामने दिख ही रहा है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। काफी लंबा हो रहा है चैप्टर, परंतु मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहता है कि धीरे चलेंगे परंतु सब कुछ समझते हुए चलेंगे, वो भी ग्राउंड जीरो से। हर एक टॉपिक पूरा समझ में आना चाहिए, है ना? सही बात है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं पढ़ाता हूँ और इसी उद्देश्य के साथ आपको भी पढ़ना है, ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, भले ही वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। वैसे 12th बड़ा ही एग्जाम है, इसके बाद में पीएनएसटी, नीट, पीएटी जितने भी एग्जाम आप दोगे तो सभी जगह चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और आप प्रॉपरली लिख पाओ। और लिख कब पाओगे? जब सारी चीजें क्लियर हो। तो उदाहरण के लिए आज का हमारा जो उदाहरण के लिए क्या आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो है उत्प्रेरकीय गुण। क्या है बच्चा? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्प्रेरकीय गुण। वैसे अंतरकाशी यौगिक भी मैं सोच रहा था आज ही पढ़ा दूं, परंतु वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। यदि लेक्चर छोटा हुआ तो कोई बात नहीं, हम एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करेंगे और थोड़े अच्छे से करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा उत्प्रेरकीय गुण। ठीक है, उत्प्रेरकीय गुण। अपन इसका कलर कर देते हैं येलो, चलो ग्रीन कर देता हूं तुम्हारे लिए। उत्प्रेरकीय गुण आप प्रॉपरली टॉपिक लगा लेंगे, हेडिंग लगा लेंगे उत्प्रेरकीय गुण। हमारी लाइव स्ट्रीम यहाँ कैसे पीछे चल रही है भाई, इसको आगे बढ़ा दो यहाँ पे। चलो नाउ गुड इवनिंग बेटा अनामिका, बाकी लोग जो भी है वो भी आ जाए फटाफट से। सोनाली मुझे दिख रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। अब बात करते हैं कि उत्प्रेरक होते क्या है। अब आप सभी को पता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, यही समझ लो चैप्टर 3 में रासायनिक बलगतिकी करके एक चैप्टर है। ठीक है, वहां पर और ज्यादा डिटेल पर इन सब बातों में बात करी जाएगी। आज उसका छोटा सा बेस आप समझ लो। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती है। सबसे पहले आते हैं क्रियाकारक। ठीक है, और क्रियाकारक में भी दो लोग होते हैं। पहला होता है क्रियाधार, मैंने धारक लिख दिया, मिटा देता हूं। पहला होता है क्रियाधार और दूसरा होता है अभिकर्मक। ठीक है, यानी कि हम मोटा मोटा मान लें तो एक को हम ए बोलते हैं और दूसरे को हम बी बोलते हैं। दो लोग आपस में अभिक्रिया करते हैं। हम एक पात्र लेते हैं, ठीक है, हम एक पात्र लेते हैं, उसमें ए और बी यानी कि अभिकारक या क्रियाधार और अभिकर्मक को आपस में मिलाते हैं। अब जब हम मिलाते हैं बेटा तो क्या होता है, आगे उत्पाद बनते हैं और सह उत्पाद या फिर अवशिष्ट उत्पाद बनते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो इन्हें उप उत्पाद। क्या बोल सकते हो? उत्पाद के साथ बनने वाले उत्पाद जो है वो उप उत्पाद बनते हैं। तो इन्हें क्रमशः सी और डी हम कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, क्रियाधार अभिकर्मक। ठीक है, और आगे जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया आगे की ओर होगी, तो आगे हमें देखने को मिलेंगे उत्पाद और उप उत्पाद। परंतु कभी कभी क्या होता है, आपने ए और बी मिलाया और पता चला अभिक्रिया स्टार्ट हुई ही नहीं। अभिक्रिया जो है वो शुरू हो जानी चाहिए थी, परंतु अभिक्रिया शुरू नहीं हुई या शुरू हो भी गई। पहला पॉइंट यदि आप लिखोगे कि अभिक्रिया शुरू नहीं होती है, ए और बी मिलके सी और डी नहीं बनाते हैं। ठीक है, या फिर आप ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हो यहां पर कि अभिक्रिया शुरू तो हो गई परंतु अभिक्रिया की जो गति है वो बहुत ज्यादा धीमी है। आपको आज उत्पाद चाहिए
और वो बन बहुत दिन बाद रहा है या बहुत देरी से बन रहा है। जैसे कि, चलो बढ़िया, जैसे कि मान लो कि आपको पानी में कपड़े धुलना है ना, कपड़े धुलने। अब दो ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए कि आप पानी में साबुन घोलो, और दूसरा ऑप्शन है पानी में आप निरमा घोलो। कौन जल्दी घुलेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, निरमा जो है वो जल्दी धुल जाएगा, घुल जाएगा, धुल जाएगा नहीं, घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि महीन चूर्ण है, छोटे छोटे कण है, और उसका गुण ही वैसा है कि वो जल्दी घुल जाएगा। और यदि अच्छा एग्जांपल यदि अपन ले ले, तो मान लीजिए आप क्या करें, थोड़ा सा ताप बढ़ा दे। अब ये ताप का प्रभाव मिला, तो ताप एज उत्प्रेरक आप ले रहे हो, तो आप ताप बढ़ा दो, तो हो सकता है निरमा जल्दी घुल जाए। तो इस प्रकार से यहां पर आप अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए या अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए एक या एक से अधिक पदार्थ उस पे मिला देते हो। और ये पदार्थ जो है बेटा, ये अभिक्रिया को, वेग को बढ़ाएंगे, अभिक्रिया में भाग भी लेंगे, परंतु इनका उत्पाद में कोई योगदान नहीं होगा। मतलब ये उत्पाद नहीं बनाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अभिक्रिया की गति को तेज करेंगे, अभिक्रिया को संपन्न होने में मदद करेंगे। उसके बाद में जब अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो वापस आप पृथक्करण की विधियों द्वारा इन्हें अलग कर सकते हो। ये येलो जो दिख रहे हैं आपको, यही है उत्प्रेरक। अब डी और एफ ब्लैक उत्प्रेरक क्यों होते हैं? अब आप सभी को पता है सर उत्प्रेरक कौन हो सकते हैं। तो बेटा उत्प्रेरक काफी सारी चीजें हो सकती हैं। उत्प्रेरक कोई धातु हो सकती है, उत्प्रेरक अम्ल हो सकता है, उत्प्रेरक क्षार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज हमें पढ़ना है धातु। आज हमारा टॉपिक क्या है? धातु। और कौन सी? तो हम बात करेंगे डी ब्लॉक की धातुएं, है ना, या आप बोल सकते हो डी ब्लॉक के तत्व। यहां रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाधार और अभिकर्मक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया धीमी है या अभिक्रिया रुक रुक के हो रही है, हो ही नहीं रही है, तो फिर हमें अभिक्रिया जो है उसमें उत्प्रेरक को ऐड करना पड़ता है। और डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, स्पेशली डी ब्लॉक के तत्व जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये अभिक्रिया की गति को तीव्र करवा देते हैं और इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं जिन्हें आज हमें क्रम वाइज एक एक करके समझना है। आप लोग समझ पाए होंगे तो फटाफट से एक लाइक दबा दो या कुछ भी लिख दो कि सर हाँ हमें ये वाली बात समझ में आ गई, जिसके बाद मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। ये है हमारी आवर्त सारणी। बार बार सर पहुंच चुके हैं यहाँ पर। रेड वाली नहीं, ग्रीन वाली, ये वाले जो भाई साहब हैं, ये येलो लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये जो डब्बे यहां पर है, ये वाले, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये ब्लू कलर की लाइन मैंने सुना है कि ज्यादा अच्छे से हाईलाइट होती है व्हाइट कलर पे। तो लेट्स सी, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा कि ये वाले जो तत्व है, इनमें से कुछ तत्व बहुत ज्यादा अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। जैसे कि बात करें इस वाले डब्बे में जो तत्व आपको दिख रहे हैं ना, निकेल, पैलेडियम, पीटी, इनका मुख्य उपयोग जो है वो हाइड्रोजनीकरण में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? जब आप अभी चैप्टर आगे पढ़ोगे, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, वहां पर जब भी हाइड्रोजनीकरण की बात आएगी, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनन की बात आएगी, तो वहां पर धातु के टुकड़ों के रूप में आपको निकेल देखने को मिलेगा, आपको पीडी देखने को मिलेगा, या आपको पीटी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जब भी हाइड्रोजनीकरण आपको देखना होगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में जब आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की तरफ जाओगे या आपको नाइट्रोकरण अभिक्रिया करवाना होगा, जब आपको नाइट्रो यौगिकों से, है ना, जब आपको नाइट्रो यौगिकों से एनिलीन बनाना होगा, तो आपको Fe का प्रयोग होते हुए देखने का मिलेगा। Fe और HCl का उपयोग होते देखने को मिलेगा, ठीक बात। इस प्रकार से ये सारे यौगिक जो हैं, ये कहीं ना कहीं उत्प्रेरक के जैसे काम में आएंगे और अभिक्रिया की गति को बढ़ाएंगे। क्या आप लोग देख रहे हैं बच्चा? यदि हाँ तो आपको बताते रहना है, ठीक है। और आपको बता दूं
कि लाइव स्ट्रीम जो भी बच्चा अब लाइव स्ट्रीम पे जुड़ेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर की बात नहीं हो रही है, लाइव स्ट्रीम पे जो प्राइवेट लाइव स्ट्रीम होगी जितनी भी, पब्लिक वाली नहीं, कभी कभी हम पब्लिक लाइव स्ट्रीम भी रखते हैं, तो जो प्राइवेट लाइव स्ट्रीम होती है जो सिर्फ पेड बैच वाले बच्चे देखते हैं, जो सिर्फ पेड बैच वाले बच्चे देखते हैं, उस पे आपको नो एड्स देखने को मिलेगी, उस पर किसी भी प्रकार की कोई एड नहीं आएगी, हमने एड बंद कर दी है अब से। जिन बच्चों ने पे किया हुआ है और जो लाइव स्ट्रीम पे रोज आएंगे अनलिस्टेड लाइव स्ट्रीम पे, पब्लिक वाली नहीं, पब्लिक वाली कभी कभी जो लाइव स्ट्रीम होगी वो एड वाली होगी, उस पे ऐड आएंगी ही, परंतु जो सब्सक्रिप्शन वाली होगी उस पर ऐड नहीं आएगी, जब बच्चे लोग तुरंत देखेंगे तब। ठीक है, तो जब भी आप देखें कोशिश करिएगा कि पेड बैच का सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, सिर्फ नॉट ओनली नोट्स, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी ऑब्जेक्टिव की, ऑनलाइन क्विज सॉल्व करवाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स हैं, एग्जाम पेपर सॉल्यूशन है, एग्जाम पेपर डले हुए हैं, जो मॉडल पेपर हम निकालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ ड्राइव पर ही देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें हम नहीं डालते हैं, ठीक है, पब्लिक नहीं करते हैं, तो आपको ये देखना है। अब बात करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के, ये प्रश्न आता है ना बेटा, ये प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है। डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, बहुत बार आ चुका है और इस साल भी आ सकता है, हर साल कोई ना कोई प्रश्न ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके लिए प्रश्न भी लिख दिया है कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि क्यों ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, सबसे पहला पॉइंट इस पे जो आता है, बेसिकली इसके 3 पॉइंट है, आप भी लिख सकते हो। डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक इसलिए होते हैं क्योंकि पहला पॉइंट परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। आप सभी लोग, अब जो भी बच्चा देख रहा है, आप सभी को बताना है कि सरल एकेडमी की जो क्लास है वो रोज होती है। मैडम की अभी तबीयत थोड़ी सी खराब है, अदरवाइज बायोलॉजी की क्लास भी पूरी रोज होती। फिर उसके बाद में हो सकता है आज भी ले ले, मैं श्योर नहीं हूं, कोई गारंटी नहीं, परंतु तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, अदरवाइज बायोलॉजी की भी क्लास रोज ही होगी। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो जैसे तैसे हो ही रही है, केमिस्ट्री को तो होगी क्योंकि अभी हम स्वस्थ हैं। दूसरा जो पॉइंट है आप यहां पर लिखेंगे बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा आप लिखोगे सक्रियण ऊर्जा को कम करना, निम्न सक्रियण ऊर्जा। ये 3 मुख्य पॉइंट है जो आपको परीक्षा में लिखने हैं, और ये 3 मुख्य पॉइंट को थोड़ा सा और, नॉर्मली 2 नंबर के लिए आएगा तो ज्यादा बड़ा मत लिखना, और यदि 3 नंबर के लिए, वैसे कितना भी बड़ा है टॉपर्स को हमेशा ज्यादा ही लिखना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि नंबर्स ना कटे। ठीक है, नंबर्स काटने की कोई गुंजाइश बचे ही ना, ऐसा लिखो, सामने वाला मजबूर हो जाए कि नंबर कहां काटूं मैं। तो अब अपन एक एक पॉइंट समझते हैं कि कैसे ये सारी चीजें होंगी। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? आप सभी को पता है कि डी और एफ ब्लॉक जो है, पहला पॉइंट में यहां पर लिखता हूं,
मुझे नहीं लग रहा था कि जो ये वाला लेक्चर है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, परंतु ऐसा लगता है कि ये बड़ा होगा। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। समझते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की खास बात यह है कि इनके डी कक्षक बहुत ज्यादा खाली होते हैं। ठीक है, अब कैसे, आप सभी को पता है कि डी ब्लॉक के जो कक्षक होते हैं वो खाली होते हैं, और खाली कक्षक होने के कारण पे ये जब भी इन्हें कोई नया तत्व मिलता है या हम अभिक्रिया में इन्हें ऐड करते हैं, तो ये इन खाली बॉक्सेस का उपयोग और युग्मित इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग एज अ उन्हें लोन पेयर या गिफ्ट देने के लिए कर लेता है और उनके साथ में जुड़ जाता है। उनके साथ में क्या करता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण से हमें मध्यवर्ती यौगिक देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चा, मध्यवर्ती यौगिक देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे, चलो मैं यहां से लिखता हूं, संक्रमण तत्व परिवर्तन। अच्छा, ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी है ना, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन्हें नोट्स भी मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसका मुख्य कारण इसका मुख्य कारण आंशिक रूप से भरे डी ऑर्बिटल, आंशिक रूप से भरे डी ऑर्बिटल होते हैं, जो अभिक्रिया में एक उदाहरण भी अभी मैं आपको बताऊंगा, शामिल होकर, अभिक्रिया में शामिल होकर मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं और अभिक्रिया की गति तीव्र करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आप इसे देख सकते हो। ये यहां पर जाओ, इसे छोटा कर दो बच्चा, ये इसके नीचे आ जाएगा, अपन इसे थोड़ा सा सीधा कर दे। ठीक है, ये हो गया अपना। चलो इसे यहां से हटा देता हूं मैं। उदाहरण के लिए, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो। उदाहरण जैसे कि हमें एक अभिक्रिया करवाना है, हम
हम ये एक अभिक्रिया करवा रहे हैं और इस अभिक्रिया में जो हमें उत्पाद लगेगा वो लगेगा FeCl3। अब FeCl3 बेटा क्या काम करेगा, यहां पर जो आपका Fe है ना वो इस क्लोरीन को दो आयनों में बांटने की कोशिश करेगा, दो आयनों में बांट देगा, एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। अब ध्यान से यदि देखोगे तो इसे बोला जाता है लुईस अम्ल या फिर प्रोटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रोटिक अम्ल। अर्थात इस Fe पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण पे इसका एक ऑर्बिटल खाली है। एग्जाम्पल के रूप में आप यहां पर Fe पर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, एक Cl और जुड़ सकता है। आप ये कह सकते हो क्या, एक Cl और जुड़ सकता है थोड़ी देर के लिए, वो उसे होल्ड करके रख सकता है। अब यहां से ये Cl जो है वो Fe के साथ जुड़ के FeCl4 बना लेगा। अब बचा हुआ जो उत्पाद है, बचा हुआ जो क्लोरीन है, वो यहां पर क्लोरीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है। कहां जुड़ता है? क्लोरीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाता है। ये देखो, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर ये अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है, ठीक है। अब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपने देखा होगा, पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 थी, थोड़ी देर बाद 4 हो जाएगा। हो सकता है यदि मैं यहां पर 3 लिख रहा हूं, कुछ जगह पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 भी है, तो FeCl2 ले लो या FeCl3 ले लो, दोनों ही केस में यहां पर ये माइनस आयन को अपनी साथ ले लेगा। पहले ऑक्सीकरण जो है वो 2 भी दिखाएगा, 3 भी दिखाएगा, बाद में 3 और 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित करके उस क्लोरीन को अपने साथ रख लेगा कुछ देर के लिए। बाद में जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो वापस पॉजिटिव चार्ज अधिक होने के कारण पे हाइड्रोजन को उस क्लोरीन को गिफ्ट कर देगा। तो बाहर यहां पर आप HCl भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाद में वापस वही FeCl2 या FeCl3 उस अभिक्रिया में बचा रहेगा। इस प्रकार से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो हेल्प करती है। अब बात करते हैं अपन दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल को बड़ा करना। दूसरा आप लिखोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हो बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो मैं यहां पर बड़ा भी ऐड कर देता हूं, बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी। पहली हेडिंग हम लिख चुके हैं, दूसरी हेडिंग लगा लो बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? यदि आ रहा होगा तो वेरी गुड, प्रॉपरली शेयर कर दिया करो जरा, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मैडम को भी बोलना पड़ता है। अब क्या होता है बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल? नॉर्मली जब अभिक्रिया होती है, जब कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है, जब कोई ध्यान से सुनना, जब कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है, ये हम तीसरे चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, चूंकि मेरा ऑफलाइन PNST बैच में PNST भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो PNST बैच में जो है वो रासायनिक बलगतिकी चालू हो गया है, तो वहां पर ये वाला पॉइंट आएगा। अब अभिक्रिया का वेग जो है ना बेटा, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। अर्थात क्या मतलब है सर? यहां पर मान लीजिए यहां पर एक यहां पर हम अभिकारक लेते, अरे भाई येलो कलर क्यों हो रहा है यार? यहां पर हम अभिकारक लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम अभिकारक लेते हैं 2, एक A और एक B, मतलब एक क्रियाधार और एक अभिकर्मक। ये हमारी पहली अवस्था है, कंडीशन 1। क्या बोल सकते हैं हम? ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, और फर्स्ट स्टेज में हमने ये बोला कि हम इन दोनों का 5 इसका 500 ml लेंगे और 500 ml लेंगे, और इसका जो है वो 400 ml लेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले में हम ये करेंगे कि हम इसका 100 ml लेंगे और इसका भी हम 50 ml लेंगे, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन है। क्या है? दूसरी सिचुएशन। तो ये देखा गया है कि जब अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है, अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है, कब अधिक होती है? पहली सिचुएशन। ये फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो बहुत तीव्र होता है, अभिक्रिया फटाफट से होगी। क्या होगी? अभिक्रिया जो है वो बहुत तेज होगी, और उत्पाद भी जल्दी जल्दी बनेगा। उत्पाद भी क्या होगा? जल्दी जल्दी बनेगा।
अब दूसरी स्थिति में जब अभिक्रिया, जो आपने अभिकारक ए और बी लिया था, इसकी मात्रा घट के इतनी हो जाए, लास्ट क्लास पे पहुंच जाओगे आप। अब क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता में एकदम से कमी आ जाएगी, अभिकारकों की सांद्रता में एकदम से कमी आ जाएगी, मतलब अभिक्रिया करने के लिए अभिकारकों की मात्रा कैसी हो गई, कम हो गई। तो अब पता है, जब अभिक्रिया शुरू में हो तो बहुत तेज होगी, परंतु जब आप आगे जाओगे दूसरी सिचुएशन पे, जब अभिक्रिया में आप बहुत आगे जाओगे, तो अभिक्रिया का जो वेग है ना बेटा, वो धीमा हो जाएगा। यहां पर अभिक्रिया का वेग जो है वो तेज होगा, यहां पर अभिक्रिया का जो वेग है वो धीमे हो जाएगा। अभिक्रिया अब शुरू में तो बहुत फास्ट होगी, जैसे कि शुरू में तो बहुत तेज दौड़ते हैं धावक, परंतु आखिरी में वो धीमे हो जाते हैं। जैसे कि तुम अभी शुरू में बहुत तेज पढ़ोगे परीक्षा के समय, परंतु जब परीक्षा आएगी ना तो तुम लोग फैल जाओगे, सारे फैलोगे। तो ऐसे ही यहां पर अभिक्रिया में भी होता है। अभिक्रिया में भी जब अभिकारकों की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, अभिकारकों की सांद्रता ए और बी की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, ए और बी की सांद्रता कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा तेज होता है। परंतु जब अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बहुत कम होती है, अभिकारकों की सांद्रता बहुत कम होती है, बहुत धीरे धीरे होता है, सब कुछ बहुत कम कम मात्रा में होता है, सब कुछ बहुत कम लिया, तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया जो है वो बहुत धीमे होती है। अब बताओ बेटा, हम क्या करें इस अभिक्रिया को कि अभिक्रिया तेज हो जाए, हम अभिक्रिया को ऐसा क्या करें कि अभिक्रिया तेज हो जाए। अब अभिकारक इतने तो शुरू में जितने थे उतने नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़े कि अभिकारकों की सांद्रता में हमें परिवर्तन ना करना पड़े, परंतु अभिकारकों को ऐसा फील हो जाए कि हमारी मात्रा ज्यादा है, या अभिक्रिया को एक ऐसा क्षेत्र मिल जाए जिससे जुड़कर ऐसा हो कि अभिक्रिया की गति तेज हो जाए। पहले अभिकारक, अब यहां पर देखो अभिकारक ज्यादा थे, मात्रा ज्यादा थी, यहां पर अभिकारक कम है, मात्रा कम हो गई, तो हम कुछ ऐसा करें कि इनके कणों को ऐसा लगे कि हमारी मात्रा बहुत ज्यादा है, या फिर जिसके भी साथ ही अभिक्रिया करे उनसे बहुत जल्दी संपर्क में आ जाए, दोनों को एक क्षेत्र मिल जाए। ठीक बात समझे? अब इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसे मिटाया जाए या साइड में रख दिया जाए, चलो इसे साइड पे रख देता हूं मैं, ठीक है। तो कैसे होगा सर, कैसे होगा? तो यहां पर बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल एक टॉपिक है, एक पॉइंट है हमारा। तो यह कहा गया है बच्चा कि यहां पर जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये किसी भी क्रियाकारक से जुड़कर उन्हें एक सतह प्रदान करते हैं। मतलब ये छोटे छोटे कण हैं, दो ये छोटे छोटे कण हैं, इनकी मात्रा बहुत कम है, और यहां पर अभिकारक बहुत ज्यादा है, सॉरी हमारे अभिकर्मक बहुत ज्यादा है, या इनकी भी मात्रा कम है। अब सारे जो अणु है वो इनके साथ अभिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, अभिक्रिया नहीं कर पा रहे, रेस में कमजोर हो गए। तो पता है हम क्या करेंगे, हम उत्प्रेरक को ऐड करेंगे इनके साथ में, हम इनके साथ में उत्प्रेरक को ऐड कर देंगे। अब ये उत्प्रेरक इनके साथ में अभिक्रिया करेंगे, और तुम्हें पता है उत्प्रेरक अभिक्रिया में तो भाग ले लेते हैं परंतु उत्पाद में भाग नहीं लेते। अब इन्हें ऐसा लगेगा कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, अब ये बराबर से इन पर आक्रमण करेंगे और उत्पाद जो है वो तीव्र गति से या जल्दी जल्दी बनाना प्रारंभ कर देंगे। ये वाली बात क्या आप लोगों के समझ में आ गई? बस इसे ही अब हमें थ्योरी में लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्व अभिकारकों के साथ जुड़कर, यहां पर आप लिखोगे डी ब्लॉक के तत्व अभिकारकों के साथ जुड़कर, अभिकारकों के साथ जुड़कर उनकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया
जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। डी ब्लॉक के तत्व अभिकारकों के साथ जुड़कर उनकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्योंकि रासायनिक बल गतिकी में एक पॉइंट है कि अभिकारकों की सांद्रता यदि ज्यादा होती है तो अभिक्रिया का वेग भी तीव्र होता है। तो यहां पर ये जो है, या आप क्या हो सकते हैं, अभिक्रिया के साथ जुड़कर उनकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। आप ये कह सकते हैं कि यह अभिकारकों को एक बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल देते हैं। ध्यान से यहां देखोगे कि पहले ये जो व्हाइट वाले आपको दिख रहे हैं, ओहो, ये जो व्हाइट वाले सर ने यहां पर बनाए थे, ये आपके अभिकारक थे जिनकी सांद्रता जो है वो कम हो गई थी। इनकी सांद्रता कम हो गई थी तो अभिक्रिया का वेग भी कैसे हो गया था, यहां पर देखो धीमा हो गया था। फिर हमने क्या किया, हमने एक उत्प्रेरक को इसमें ऐड करा, उत्प्रेरक ने यहां पर देखो इन सभी का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा दिया है। इनको ऐसा फील कराया कि इनकी मात्रा ज्यादा है, और इस ज्यादा मात्रा ने इन अभिकर्मकों पर आक्रमण किया और अभिक्रिया की गति को वापस से कैसा कर दिया, तीव्र कर दिया बेटा। कैसा कर दिया, तीव्र कर दिया। और यही हमारा दूसरा पॉइंट है, यही हमारा दूसरा पॉइंट है बच्चा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट होगी थी 7:20 से, ठीक है। हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट होगी थी 7:20 से, ठीक है, और जल्दी ही ये खत्म हो जाएगी। तीसरा वाला पॉइंट जैसे ही होगा ये लाइव स्ट्रीम जो है वो खत्म हो जाएगी। आप यहां पर आगे लिख सकते हो, निम्न सक्रियण ऊर्जा, निम्न सक्रियण ऊर्जा। अब इसके बारे में आप रासायनिक बल गतिकी में थोड़ा सा जोर से पढ़ोगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, है ना। फिर भी यहां पर बता देता हूं कि हर एक अभिक्रिया को स्टार्ट होने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर अभिक्रिया को स्टार्ट होने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, आपको कहां जाना है, या स्कूल से कल्टी मारना है। क्या मारना है, कल्टी मारना है बेटा। और ये स्कूल का गेट है, ये क्या है, स्कूल का गेट है। अब यहां से आप आओगे ऐसे धीरे धीरे और आपको दिखेगा गेट। अब आपको यदि पार होना है, आपको यदि नहीं लगाना, भागना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इस गेट से कूद के जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूद के जाना पड़ेगा। तो ये जो गेट है, ये वाला जो गेट है, इसे ही बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा। और ये हर एक अभिक्रिया की अपनी अपनी होती है। हर एक अभिक्रिया में हर एक अभिकारक की अपनी अपनी एक सक्रियण ऊर्जा होती है। अब पता है उत्प्रेरक यदि आप इस पे ऐड कर दो, उत्प्रेरक यदि आप इस पे ऐड कर दो, तो हो सकता है ये अब सक्रियण ऊर्जा का जो मान है, सक्रियण ऊर्जा का जो मान है, इस गेट की लंबाई को थोड़ा सा कम कर दे, या तो गेट की लंबाई को थोड़ा सा कम कर दे, या फिर यहां पर कुछ थोड़े से पदार्थ ऐसे ऐड कर दे जिससे आप बहुत तेजी से आओ और सीधे छलांग लगाओ और बाहर। और जैसे आप छलांग लगाओगे इसका मतलब आप बाहर हो गए स्कूल से। या फिर मैं गलत चीजें तो नहीं सिखाता, इस स्कूल से भागना नहीं चाहिए, पूरे लेक्चर लगाने चाहिए, गलत बात है ये। परंतु तुम लोग इससे रिलेट कर पाओगे, इससे अच्छा और कोई दूसरा उदाहरण है नहीं। ऐसे आप यदि इससे रिलेट करवाओगे तो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे ही आप इसे पार करोगे, या आप जैसे ही सक्रियण ऊर्जा को पार करोगे, उत्पाद बनने की जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाएगी। और यही है यहां पर, ओहो इसे क्यों मिटा दिया मैंने, यही है बच्चा
हमारा सक्रियण ऊर्जा वाला कार्यक्रम। यही है हमारा सक्रियण ऊर्जा वाला पॉइंट कि डी ब्लॉक के तत्व जो है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, या फिर हम जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व अभिक्रिया में, संक्रमण तत्व अभिक्रिया में अभिकारकों की, जरा ये तिरछा हो गया, इसे सीधा कर दूं मैं, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। 2-2 नंबर के लिए, मैक्सिमम ये 2 नंबर के लिए प्रश्न आता ही है, बार बार देखा गया है, तो आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लेना इस प्रश्न को। ये बड़ा ही कॉमन प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। कल का हमारा टॉपिक होगा अंतरकाशी यौगिक, फिर हम पढ़ेंगे मिश्र धातुएं, फिर हम पढ़ेंगे रंगीन यौगिक। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारी चीजें समझ में आएगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, यदि समझ पाए होंगे तो प्रॉपरली शेयर किया कीजिए, दोस्तों को बताइए कि एमपी बोर्ड, नॉर्मली हमारा फोकस पूर्ण रूप से एमपी बोर्ड पर ही होता है। बाकी जहां जहां एनसीईआरटी लागू होती है और आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप प्रीमियम बैच ले सकते हैं। 2 बैच है हमारे, सरल सफल बैच और सरल शिखर बैच। सरल सफल बैच जो है वो 699 का है, और सफल शिखर बैच जो है, ठीक है, सरल शिखर बैच जो है वो 1249 का है, 1249 रुपए का है, जिसमें आपको सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड भी की जाएंगे। ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन, ऑनलाइन मतलब ड्राइव पे, ऐसे नहीं कि आपके घर पे बुक्स वगैरह आएंगी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सरल एकेडमी के इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए। यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी नए लेक्चर पे, तो ध्यान रखिएगा अपना, आप बहुत अच्छा परिणाम लाना हमें 12th में। बस इसी शुभकामनाओं के साथ में, इसी आशा के साथ में आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। राधे राधे।